हो गया। एक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी स्थिर भाव पर वर्ष 2020-21 में 2,49,683 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 2,78,496 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस वर्ष विकास दर 11.54% होना अनुमानित है। छत्तीसगढ़ एवं भारत सरकार के जीडीपी विकास दर स्थिर भाव 2011-12 पर तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है। 2021-22 में छत्तीसगढ़ का जो विकास दर है वो 11.5%, जबकि भारत सरकार का विकास दर छत्तीसगढ़ के तुलना में 9.2% है। छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी प्रचलित भाव 2021-22 में 4,61,00,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस वर्ष जीएसडीपी प्रचलित भाव पर विकास दर 13.60% होना अनुमानित है। जीएसडीपी के घटकों की विकास दर स्थिर भाव 2011-12 में छत्तीसगढ़ एवं भारत सरकार का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है। कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वो 3.88%, भारत सरकार का 3.89%। अखिल भारतीय वृद्धि दर से तुलनात्मक रूप से हमारा प्रदर्शन बेहतर रहना अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुई है, जो कि शासन की नीतियों एवं योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप तुलनात्मक रूप से वृद्धि परिलक्षित होती है। उद्योग क्षेत्र में हमारा जो परफॉर्मेंस 11.44 है, जबकि भारत सरकार का 11.83 है। सेवा क्षेत्र में 8.54 है हमारा छत्तीसगढ़ का, और भारत सरकार का 8.24 है। इस प्रकार से हमारा जो प्रदर्शन है वो भारत सरकार से तुलनात्मक बेहतर है। जीडीपी स्थिर भाव 2011-12 में क्षेत्रवार योगदान का छत्तीसगढ़ एवं भारत सरकार का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है। कृषि के क्षेत्र में 16.73%, जबकि भारत सरकार का 15.67% है। उद्योग के क्षेत्र में 50.61%, जबकि भारत सरकार का 30.22% है। सेवा क्षेत्र में 32.66% और भारत सरकार का 54.10% है। प्रति व्यक्ति आय निम्न राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर 2021-22 प्रति व्यक्ति आय रुपए में 1,18,401 रुपये है। भारत सरकार 1,50,326। प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत में 11.93% छत्तीसगढ़, 16.69% भारत सरकार। इस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण का हमने विवरण आप लोगों के सामने पेश किया। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने जानना चाहा और मेरे प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में कितने लोगों की नियुक्ति हुई है। मुख्यमंत्री जी बताए कि 20,000 लोगों की नियुक्ति हुई है इन 3 साल के भीतर में। साथ ही इस बात का हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप जो 4,65,000 की बात कर रहे हैं, बिलासपुर की सभा में आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की सभा में आप 2,80,000 की बात कर रहे हैं,
तो आखिर उसमें सत्यता क्या है? और आज मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि केवल 20,000 लोगों को नियुक्तियां दी गई है, 20,000 लोगों को नौकरी लगी है, और उसमें भी 2018-19 का है। यदि उसमें से 4,3900 है, 4,000 को निकाल लेंगे तो कुल मिलाकर के 16,000 लोगों को ये 3 साल में नौकरी दिए हैं। आज ये पूरे अनियमित कर्मचारियों की जब बात आई तो ये सरकार की गंभीरता देखिए आप। इन्होंने जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया, सरकार बनाने के लिए इन्होंने कहा अनियमित कर्मचारी को हम नियमित करेंगे, और उसके बाद में 2018 के बाद में 2022 इस मार्च के महीने में अभी तक विभागों का उनका जानकारी नहीं आई है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि जानकारी नहीं आई है, और साथ ही जो एजी का जो अभिमत आना चाहिए उनको रेगुलर करने के संबंध में 3 साल में एजी का मत नहीं आया। इससे इस सरकार की नीयत भी दिखाई दे रही है, उसकी खोट भी दिखाई दे रही है। और इस सरकार की नीयत केवल सरकार बनाने की थी, कांग्रेस की नीयत वोट लेकर के, और आज जब नियमितीकरण की बारी आई है तो ये सरकार जो हिला हवाला कर रही है, और उसमें जो उन्होंने एक उल्लेख किया कि कर्नाटक के जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो मैंने इस विषय में ही कहा कि जब आपको जानकारी है कि नियमित नहीं कर सकते तो क्या लोगों को आपने धोखा देने का काम नहीं किया, और यहाँ के जनता को और यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम नहीं किया। दूसरी बात, आज पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, चाहे वो आंगनबाड़ी के हो, शिक्षा कर्मी के हो, मितानिन हो, अन्य जो कर्मचारी पंचायत कर्मी हो, ऐसे लगभग 1 लाख से ऊपर आज यहाँ पर सड़कों में बैठे हैं, और इस सरकार को जगाने के लिए घुटने के बल चलने का उन्होंने निर्णय लिया है। उनके मांगों के समर्थन में आज यहाँ पर हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव लाया। उस स्थगन प्रस्ताव पे हम लोगों ने चर्चा किया, और चर्चा करने के बाद में हमने सरकार से ये मांग की है कि आप जो चुनावी घोषणा पत्र है अनियमित कर्मचारियों को उसको नियमित करें। आश्वस्त किया है सांधी ने, किसी न किसी रूप में हम उसकी चर्चा कराएंगे। वास्तविक में 1 लाख लोगों के भविष्य का, पूरा परिवार का सवाल है, और ऐसे लोगों की चिंता होनी चाहिए। इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने लगभग 31% डीए अभी तक दे चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार 17% में अभी तक अटकी हुई है। और साथ ही मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं आज मंत्रालय में वहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं, डीए के मांग को लेकर के, नियमित वेतन को मांग को लेकर के बाकी लोग बैठे हुए हैं। इस विषय में हम लोगों ने दिया है। इस सरकार की कथनी और करनी स्पष्ट दिखाई देने लगी है कि सरकार में आने के लिए किसी भी हद तक जा कर के झूठ बोल सकती है, लेकिन सरकार में आने के बाद में इन्होंने धोखा देने का काम किया है, उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये नियमित सरकार बार-बार प्रक्रिया शब्द प्रयोग करती है, तो क्या प्रक्रिया वाकई में चल रहा है? आपको लगता है कि कोई कुल मिलाकर के हिल हवाला देने वाला? देखिए, जब जनवरी 2020 में बैठक हुई, अधिकारियों की कमेटी बनी, और कमेटी बनने के बाद में बैठक हुई, तो आपका जनवरी के बाद में पूरा 2020 निकल गया, 2021 पूरा साल निकल गया। आपका भी प्रश्न आया मार्च में, लेकिन अभी तक के ऐसा नहीं लग रहा है कि लिखित में दे कि एक कदम भी आगे चले हो। तो ये सरकार का 3 साल का समय निकल गया है। ये सरकार प्रक्रिया बताते रहेगी, लेकिन इन कर्मचारियों को अब धीरज भी समाप्त हो रहा है, और मुझे लगता है ये सरकार चली जाएगी, लेकिन उनके मांगे पूरी करने वाली सरकार की नीयत नहीं है। यूपी की सरकार बन रही है, उत्तराखंड में बताया जा रहा है, 4 राज्यों में बीजेपी की बात हुई थी, यूपी में क्या फेल होती नजर आ रही है क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल छत्तीसगढ़ में फेल है। यूपी में जाकर तो इन्होंने अपने नेताओं को कितना झूठ बोलवा सकते हैं। एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने कहा किसानों को कि मैं जो अमेठी में करना चाहता हूँ वो छत्तीसगढ़ के सरकार ने कर दिया है, और वहाँ के किसान हर जिला में फूड पार्क बना हुआ है, अपने टमाटर को लेकर के जाते हैं, टमाटर को बेचते हैं, और टमाटर को पैसा लेकर के वहाँ वापस आ जाते हैं। राहुल गांधी जी आएंगे तो ज़रूर हम उनसे जानना चाहेंगे और उनके साथ जाना चाहेंगे कि आप हमको एक आध फूड पार्क दिखा दीजिए कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर किसान टमाटर लेकर के जाते हैं और केचप बनाते हैं आपके सरकार के फूड पार्क में। छत्तीसगढ़ मॉडल पूर्ण रूप से फेल है। अब तो दुर्गति ये है कांग्रेस की कि पिछले बार जो सीटें कांग्रेस की थी उत्तर प्रदेश में वो भी घटने वाली है, घटते जा रही है। ये सारा जो सर्वे ओपिनियन पोल जो दिखा रहा है,
मतदान के बाद में वो रिपोर्ट आ रही है। छत्तीसगढ़ के मॉडल को बिहार ने फेल कर दिया। पिछले बार असम के चुनाव में गए थे छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर के, ससम्मान मुख्यमंत्री जी को मॉडल सहित वहां वापस कर दिया, भाजपा की सरकार बनी। और उत्तर प्रदेश में तो फेल नहीं, दुर्गति है दुर्गति कांग्रेस की, कि कांग्रेस है कहां पर। पूरे राज्यों के चुनाव में जो पंजाब इनके पास में सरकार की रही है, और ये पंजाब की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी, लेकिन अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय, जिस निर्णय ने बता दिया कि कांग्रेस में अब ये भी आकलन करने की शक्ति नहीं है क्या होगा, वो भी उनके हाथ से निकलने जा रही है। और छत्तीसगढ़ मॉडल को लोगों ने मुख्यमंत्री के हाथ में पकड़ा दिया है कि आप छत्तीसगढ़ में बात करें, नोएडा में गोबर की बात करोगे तो नोएडा के आदमी गोबर समझने वाला नहीं है, क्योंकि आईटी में लोग काम करने वाले हैं। और ऐसे लोग जो बीच में जब गोबर लेके जाओगे तो आपको गोबर ही पकड़ाएंगे। सर, ध्यानाकर्षण में आज आपने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल का मुद्दा उठाया था, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, हमारे एक भी प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलना क्या हमारा विरोध नहीं है, परंतु स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पर हिंदू स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में जो घोर अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर में हम ये कहेंगे तो उनके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश है। हिंदी स्कूलों में जितने शिक्षक हैं उनको ट्रांसफ़र कर कर अंग्रेजी स्कूलों में ले जाया जा रहा है, और ऐसे शिक्षक जिनका भी प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है, जिनकी भर्ती हुए 6-7 महीना हुआ है, वो पैसा देकर अपने मनमाफिक जिलों में और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पहुंच रहे हैं। मैंने सदन में भी आरोप लगाया है कि सिर्फ एक जिले में, बिलासपुर में, कलेक्टर ऑर्डर कर रहा है कि जसपुर का शिक्षक यहाँ डेपुटेशन पे लिया जाता है, मुंगेली का शिक्षक लिया जाता है, अंबिकापुर का शिक्षक लिया जाता है, रायगढ़ का शिक्षक लिया जाता है। अरे सरकार क्या करेगी अगर कलेक्टर ऐसा आदेश करेगा तो? और मेरी जानकारी में बिना सरकार की अनुमति के ऐसे आदेश हुए हैं और बहुत बड़ा लेन देन इसमें हुआ है। तो हिंदी स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, हिंदी स्कूलों के शिक्षकों को नहीं हटाया जाना चाहिए। और अगर आपको बिलासपुर जैसी जगह पर, जहाँ पर 3-3 यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर 25 से ज़्यादा कॉलेज है, वहाँ पर नए लोगों की भर्ती करने के बजाय डेपुटेशन पे क्यों लिया गया? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार करना था, उसमें पैसा खाना था। स्वामी आत्मानंद जी छत्तीसगढ़ के एक ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के अनन्य अनुयायी थे, जिनको पूरे देश में, पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो कम से कम ऐसी उनके नाम से खोले जाने वाली स्कूलों के नाम पर और हिंदी स्कूलों के बच्चों को, भविष्य को बर्बाद नहीं किया जाए। वहाँ पर जो खरीदी हो रही है उसके कोई नियम कायदे कानून नहीं है। अरे आपका शिक्षा विभाग, आपको समिति अलग से बनाने की जरूरत क्यों है? अलग से समिति बनाकर उन स्कूलों को संचालित किया जा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? डीएमएफ फंड से पैसा ले जा रहे हैं। तो स्वामी आत्मानंद जी जैसे महान पुरुष के नाम से खोली गई स्कूलें जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं और हिंदी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। मंत्री जी ने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। 1 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नियमित कर्मचारियों, अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, डेली वेजेस को हम नियमित करेंगे। हम जो है वो 7वां वेतनमान देंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाएंगे, सहायिकाओं का वेतन बढ़ाएंगे, मितानिनों का वेतन बढ़ाएंगे। आज 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर है ये सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ में। हमने आज चाहा था कि सदन में इसकी चर्चा करवाएं, परंतु अध्यक्ष जी ने उसको अग्राह्य कर दिया है। ये सरकार, अब इसका जाने का समय आ गया है कि हर किसी के साथ में सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, विरोध करने वालों को जेलों में डाल रही है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक है कि सदन का प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है और सदन के प्रश्नकाल में
मंत्री उसको बाधित करें और कमेंट्स करें, ये अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि सदन का आज दूसरा दिन ही है, पहला प्रश्नकाल है, इसलिए हमने अध्यक्ष जी को आगाह किया है कि वो उसको नियंत्रित करें और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह होगा कि प्रश्नकाल कम से कम मंत्री बाधित नहीं करें, इस बात को ध्यान दें। देखिए, कुछ है ही नहीं। जो मुख्य बजट है उसका 25% पैसा विकास में खर्च नहीं हो रहा है, तो अनुपूरक बजट तो खाली खाना पूर्ति है। और जिस प्रकार से ये सरकार सदन को अपनी उंगलियों पर चलाने की कोशिश कर रही है कि कभी भी राज्यपाल जी का भाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव आज तक 2 दिन से कम समय में नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें सभी लोग अपनी बातों को रखते हैं। परंतु ये सरकार उस 2 दिन के समय को कम कर 1 दिन कर दिया, और 1 दिन के समय में भी अचानक कार्यसूची में और ये छप गया कि अब सप्लीमेंट्री बजट पर भी चर्चा होगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर आधा दिन का भी समय नहीं देना, ये सदन का भी अपमान है, संसदीय परंपराओं का भी अपमान है, और ये मुझे लगता है राज्यपाल जी का भी अपमान है। अगर चाहते अगर सप्लीमेंट्री बजट आज ही लेना है तो राज्यपाल जी के बजट पर चर्चा कल कर सकते थे, हम भी सप्लीमेंट्री में भाग लेते। परंतु ये सरकार सदन को चलाना नहीं चाहती, ये सरकार चाहती है कि अपनी मनमानी कर और जल्द से जल्द सदन समाप्त हो जाए। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हुआ है, जीडीपी 11.6 बढ़ोतरी हुई है। खाली ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये जगलरी है, ये वास्तविक नहीं है। अगर आप इस सर्वेक्षण को देकर किसी चार्टेड अकाउंटेंट से, किसी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो बताएगा कि खाली ये आंकड़ों का माया जाल है। छत्तीसगढ़ वास्तव में जो विकास होना चाहिए वो विकास यहाँ पर नहीं हो रहा है। सर, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भाजपा ने असम में बोहा गए, अब यहाँ पे तो जो उत्तर प्रदेश में है वो बुढ़ा गए। तो छत्तीसगढ़ मॉडल जो ने ओला पूरा देश है नकार दे है, और छत्तीसगढ़ मॉडल के बेस पे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव मांगे बर गे रहीस, वोट मांगे बर गे रहीस, और बोलत रहीस कि अब गुजरात मॉडल के चर्चा नहीं होते, अब छत्तीसगढ़ मॉडल के चर्चा होते। ये जो उन 5 राज्य के रिजल्ट आई ना, वो में समझ में आ जाही कि छत्तीसगढ़ मॉडल जो ने वो डुबोए काम करते, बोड़े के काम करते, वो उभारे के काम नहीं करे। आज विधानसभा में ऑनलाइन ठगी के विषय में ध्यानाकर्षण लगाया गया था, और उनका आरोप था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी इस प्रकार के ठग हैं वो सब छत्तीसगढ़ में ही, छत्तीसगढ़ को ही फोकस करके सारा अपराध हो रहा है। 26 घटनाक्रमों का ठगी का उल्लेख भी किया गया था माननीय सदस्यों के द्वारा, और उस पर मैंने जानकारी दी कि जो 24 प्रकरण अभी आपने उल्लेख किया है उस पर विधि सम्मत विभाग ने कार्यवाही की है, गिरफ्तारी भी हुई है, न्यायालय में पेश भी हुआ है, बाकी में जांच भी चल रहा है सभी प्रकार की। साइबर ठगी को रोकने के लिए उन्होंने जो प्रश्न किया उसके लिए हम लोगों ने बताया कि विगत 2-3 साल से, वैसे साइबर ठगी का जो क्रम है वो कई सालों से चल रहा है, और ग्राफ के विषय में इन लोगों ने जो कहा उसकी भी मैंने जानकारी दी कि 2017 में छत्तीसगढ़ 18वें क्रम पे था, और अभी 22 में 20वें क्रम पे है, मतलब कम हुआ है साइबर ठगी 17 के अपेक्षा। प्रयास हम लोगों का जो रोकने के विषय में उन्होंने जो कहा, आजकल जो आधुनिकता चल रहा है, मोबाइल है या अन्य साधन, उसके कारण लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। हम लोगों ने एक डायल नंबर भी दिया हुआ है 155260 करके, वो 24 घंटा उसमें ड्यूटी रहता है, और जब भी कोई व्यक्ति ठगी का शिकार होता है और तुरंत अगर डायल कर देता है इसमें, तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करके संबंधित बैंक को
पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए रोक देते हैं। इस प्रकार लगभग 2,46,00,000 करीब राशि हम लोगों ने सेव किया, ठगी होने से बचाया है। और अधिकारी कर्मचारियों को वर्तमान में जो हमारे बल हैं उसी में से लेकर के साइबर क्राइम, उसके जांच, इसके विषय में अलग अलग एजेंसियों के द्वारा प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। 20 नए पदों की सृजन भी हम लोग मांग किए हैं और जैसे ही ये पद हमें मिल जाएंगे नए सिरे से साइबर क्राइम के लिए अभी क्राइम और साइबर दोनों को मिला करके अभी हम लोगों ने 3 जिलों में नया एक शुरुआत भी किया है। हालांकि प्रदेश के सभी जिलों में वर्तमान जो बल है उसके माध्यम से थाना लेवल पर, जिला लेवल पर, रेंज लेवल पर उसकी निगरानी की जा रही है, प्रचार किया जा रहा है, रोकने के उपाय किए जा रहे हैं, सभी कुछ किया जा रहा है। उसके अलावे भी 3 जिलों को फोकस करके जहां सर्वाधिक होता है उसके लिए अभी हम लोगों ने अलग से स्वीकृति दी है। साइबर के लिए एक बड़ा भवन भी बनाया जा रहा है 2-3 करोड़ का, ताकि पूरा स्टाफ सेटअप हो और आधुनिक उपकरण भी उसमें लगाए जाएं ताकि अपराध होने से भी रोका जा सके। अपराध होता है ठगी तो जल्दी उस पर कार्रवाई की जा सके। इस प्रकार से सभी दिशा में हमारी सरकार बनने के बाद और तेज गति से हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग को लेकर क्या प्लानिंग है इनकी और किससे जिस तरह से काम लगातार हो रहा है पुलिस विभाग, कितना धार मिल पाएगा इससे क्राइम ब्रांच से विशेष? ब्रांच पहले जो क्राइम ब्रांच के रूप में था जिसको भंग किए गया था उसमें कुछ शिकायतें भी आई थी। मूल जो उद्देश्य था क्राइम ब्रांच बनाने का काम था उससे अलग हट के भी कुछ काम होने लगे थे। पर वर्तमान में जो बनाया गया है उसमें प्रशिक्षित युवा और छांट करके अधिकारी कर्मचारी रखे जा रहे हैं ताकि साइबर क्राइम के अलावा अन्य सभी प्रकार के क्राइम दोनों अलग अलग वो दोनों दिशा में एक साथ काम करें। तो बहुत सारे नेचर के क्राइम जो हो रहे हैं वो उसमें भी अंकुश लगाने की दिशा में या कार्रवाई करने की दिशा में जल्दी न्याय मिले उस दिशा में भी काम हो सके। सर, ये लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ काम कर रही है आपकी विभाग? लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह जैसे समाचार पत्र है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब माध्यम से भी हम लोग जानकारी देते रहते हैं। समाचार पत्रों में भी देते हैं, जैसे आज मैं बोल रहा हूं तो मीडिया के माध्यम से भी हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जन जागरूकता का प्रयास चारों तरफ से किया जाता है। पर बहुत दूरस्थ अंचल में जानकारी नहीं पहुंचता और मोबाइल आजकल आम हो गया है और मोबाइल से ही सर्वाधिक ऑनलाइन ठगी का काम हुआ है। तो गांव स्तर तक, घर स्तर तक कैसे जागरूक किया जाए उसके लिए शिविर का भी आयोजन किया जाता है। हमारे एसपी या थानेदार, टीआई, इनको भी कहा जाता है कि गांव में सरपंच या अध्यक्ष, ग्राम प्रमुख होते हैं, उनको भी जागरूक करें, वो अपने गांव में बैठक लेकर करें। अनेक प्रकार से जागरूकता का काम किया जाता है। ये जितने भी ठगी के मामले आए हैं पूर्व में क्या बताएंगे उसके बाद रिकवरी को लेकर, रिकवरी मॉडल को लेकर कोई इस पे कुछ काम होगा? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायत आ गई है लेकिन पैसे उनको वापस नहीं, वो पैसा वापस तो ऐसा है कि जब आदमी को जैसे हम लोगों ने गिरफ्तार किया, डायलम पेश कर दिया, तो अब वो कोर्ट साइड आ गया। तो कोर्ट में जब उसका फैसला होगा, उनका पैसा वापस आ गया तब की बात। पर हम लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि जिस समय वो शिकार हुआ और तुरंत हमारे डायल में कर दिया तो बैंक को तत्काल हम लोग मैसेज करते हैं तो पैसा ट्रांसफ़र होने से बच गया, मतलब वो ठगी का शिकार होने से बच गया। तो लगभग 2,46,00,000 करीब हम लोगों ने सेव किया इसमें। और जो ठगी हो चुका, पैसा ट्रांसफ़र हो चुका, उसके बाद जानकारी आती है तो अपराध पंजीबद्ध जो करते हैं उसके आधार फिर गिरफ्तार करते हैं, चालान पेश करते हैं, न्यायालय में पेश करते हैं। पर अब वो न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए उसमें जितना विलम्ब हो, जितना जल्दी हो, अलग बात हो जाती है। सर, ये राम वन गमन हो गया है, बाहरी टूरिस्ट लोग को आकर्षित करने के लिए कोई रोड मैप तैयार कर रहे हैं क्योंकि उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ? नहीं, अभी राम वन गमन पथ का पूरा निर्माण नहीं हुआ है। मान्यता है कि भगवान राम बहुत जगहों पर यहाँ आए,
उसमें से अभी वर्तमान में 9 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। 3 अलग अलग एजेंसियां तय की गई है, एक एक एजेंसी को 3-3 जगह दिया गया है। काम शुरू है। सबसे पहले चंदखुरी को लिए थे हम लोगों ने। चंदखुरी को लगभग पूरा हो गया, मान लें 3rd फेज़ का काम चालू है। इसके बाद अगले 1-2 महीने के अंदर हम लोग शिवरी नारायण को भी पूरा कर लेंगे। राजिम का काम चालू कर दिया गया है। प्रचार प्रसार के लिए जो 9 जगह स्थल चिन्हांकित किए, तत्समय मीडिया में, पेपर में या अन्य जगहों पे या रेलवे स्टेशन में या एयरपोर्ट में जहां फ्लेक्स या बैनर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य साधन है उसका प्रयोग किया गया है। लेकिन 9 स्थान जब बन जाएंगे तो उसमें तय ही किया गया है कि सड़क में से बोर्ड जो लगेगा वो एक ही डिज़ाइन का होगा। 9 स्थान में मेन रोड से जब अंदर जाएंगे तो सबका गेट एक ही डिज़ाइन का होगा। मतलब आप उसमें चलेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि ये राम वनगमन पथ है। इसलिए हर जगह एक ही प्रकार, एक ही डिज़ाइन, एक ही चीज़। जहाँ जाएंगे वहाँ तो वहाँ की दुकान का डिज़ाइन भी एक रहेगा। हर चीज़ वहाँ का मतलब 9 स्थलों में समान रूप से रहेगा। तो वो एडवर्टाइजमेंट धीरे धीरे उस प्रकार से होता जाएगा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के संबंध में, उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का खोलने का आशय यही था कि जो हर परिवार के जन चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ें, पर उनकी फीस अधिक रहती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें अच्छी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, और हम चाहते हैं कि उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, और इसलिए हम लोगों ने ऐसा स्कूल खोला। और इन्होंने जो आरोप लगाया था कि जो आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी भाषा के जो खुला जा रहा है और हिंदी को बंद किया जा रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं जिसमें आत्मानंद स्कूल खोला गया है वो बंद नहीं हो रहे हैं, वो चालू रहेंगे। पाली में अगर जहाँ संख्या अधिक है वहाँ पर उसकी पढ़ाई हो सकती है, और दोनों माध्यम से, दोनों मीडिया, दोनों उसमें पढ़ाई हो रही, हिंदी से भी हो रहा है, अंग्रेजी माध्यम से भी हो रहा है। और इन जो स्कूलों, ये जो स्कूलें हैं 171 स्कूल, उसमें 51,851 बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं और 74,734 बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इनका जो आरोप ये लगा रहे हैं कि उसको बंद किया जा रहा है, तो कहीं कोई बंद नहीं किया जा रहा है। और जो उनकी जो प्रतिनियुक्ति पे हम, जो हमारे पास टीचर हैं साइंस के, अंग्रेजी के, विज्ञान के, गणित के, उनको हम उनकी सहमति से प्रतिनियुक्ति पे वहाँ पर भेजा जा रहा है जहाँ पर कठिन विषय हैं। और जो वहाँ पर टीचर थे जिनकी स्क्रीनिंग हुई, प्रतिनियुक्ति में भेजने से पहले उनकी सहमति ली गई। सहमति के बाद जो कमेटी बना हुआ है कलेक्टर की अध्यक्षता में, उसकी साक्षात्कार दी गई कि पढ़ा सकते हैं, अच्छी वो लोग ठीक से ढंग से पढ़ाएं। तो पूरी पारदर्शिता के साथ प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई उसमें की गई है। उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार और किसी प्रकार कोई आपका जो नहीं किया गया है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले। भाजपा के शासनकाल में भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू किए गए थे, लेकिन उन स्कूलों में उन टीचरों को रखा गया था जो हिंदी माध्यम के थे, जो न तो हिंदी बोल पाते, अंग्रेजी बोल पाते थे, न पढ़ा पाते थे। ऐसे लोगों को वहाँ पर रखा गया था जो जॉर्ज को गोर्गी इस प्रकार से जो पढ़ाई हो, ऐसा चाहते हैं क्या वो लोग? ये नहीं चाहते कि अच्छे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, ये नहीं चाहते कि हमारे टैलेंट बच्चे यहाँ पर अच्छे स्कूल में पढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता है उसमें भाग ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने ओलंपियाड उसमें रखा था। ओलंपियाड में जो कठिन विषय हैं उनके विषय में प्रश्न पूछ के, ताकि वो लोग भी अच्छे पढ़ाई करके और चाहे मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, उसमें पहुँच सकते हैं। तो जो उसमें हम लोगों ने कहा कि जो संख्या जो रखा गया 40 का, कि एक बैच में उसमें 40 रहेंगे, तो इसलिए रखा गया कि ताकि उनकी गुणवत्ता रहे। तो हम गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और जो अभी जो बोल रहे थे कि जो टीचर जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो भाई अभी हम लोगों ने रोका है उसको कि परीक्षा तक वो लोग उसमें रहेंगे वहाँ पर। अगर उनको वहाँ पर रहना है तो हम कमेटी बनाए हैं, कमेटी के साक्षात्कार होंगे और उसमें अगर उस लेवल में अगर पढ़ाने वाले उसमें रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें रहें। लेकिन अगर केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है
तो ऐसे स्कूलों को उसमें नहीं रखना है, ऐसे टीचरों को नहीं रखना है, क्योंकि हम उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए उसमें हम किसी प्रकार की कंप्रोमाइज़ उसमें नहीं करेंगे। तो ये उनके जो आरोप हैं पूरी तरह से झूठ हैं और पूरी तरह से मनगढ़ंत है। ये कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, कोई स्कूल ना बंद किए जा रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उसमें आ रहा है। उन्हें कहा कि जो स्वामी आत्मानंद जहाँ स्कूल खोला गया है, जो पहले से जिनके नाम से स्कूल थे, चाहे आर डी तिवारी हो, चाहे बहुत सारे नाम उन्होंने बताए, हमने किसी का नाम को चेंज नहीं किया है। ये हमारी योजना है, उसके तहत हम उसका भी नाम रहेगा, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट उसमें विद्यालय में जो बच्चे पढ़ेंगे उसमें अच्छे स्मार्ट क्लास रहेंगे, अच्छे लाइब्रेरी रहेगी, अच्छे लैब रहेंगे और अच्छे टीचर जो पढ़ाने वाले लोग रहेंगे उसमें उनका चयन करके वहाँ पर भेजा गया है। प्रिंसिपल के जो चयन प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई थी कि अच्छे उसमें प्रिंसिपल रहें, क्योंकि कोई भी संस्था का अगर मुखिया अगर अच्छा रहेगा तो संस्था बढ़िया चलता है। वो उसकी हम लोग चयन किए और उसके बाद प्रशासनिक अकादमी में उसकी ट्रेनिंग 10 दिन की हुई। तो तमाम चीज़ें हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में न किसी प्रकार की कोई भर्ती हुई, न किसी प्रकार से अच्छे स्कूलों का उन्होंने संचालन किया, केवल केवल बातें करते रहे, किसी प्रकार की उन्होंने नहीं किया। तो आज उनका दर्द इस बात को झलक रहा है कि हम 15 साल में ऐसे स्कूल जो स्वामी आत्मानंद के नाम से जो चल रहा है अंग्रेजी माध्यम के अच्छे स्कूल, जहाँ पर प्रतिस्पर्धा और लोगों की रुचि के अनुसार जो चल रहा है, लोगों की आज इतनी उसकी लोकप्रियता है कि लोग और शिक्षा की और स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। तो उनको दर्द इस बात का कि 15 साल में हमने कुछ नहीं किया और जो 3 साल में इतना करके दिखा दिए, इस बात को उनको दर्द है। राशन कार्ड के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण लगाया गया, क्या जवाब आया? आज मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष इस बात को रखा ध्यान आकर्षण के माध्यम से कि बिलासपुर में जो हमारे शहर की सम्मानी जनता है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। राशन कार्ड नहीं बनने का कारण एक नया नियम आ गया है। मेरी अधिकारी से वहाँ फूड कंट्रोलर से बात हुई, उन्होंने बताया कि हम श्रम विभाग से पहले अनुमोदन लेते हैं। इससे पहले नहीं होता था। जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया नगर निगम में अप्लाई करते थे, नगर निगम सूची बनाकर फूड कंट्रोलर को भेजते हैं और खाद्य विभाग फिर उसको जारी करता है। तो ये जो नया प्रॉब्लम है इस पर मैंने ध्यान आकर्षण लगाया, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाने के कारण उनको मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना और खूबचंद बघेल योजना का जो लाभ है, स्वास्थ्य लाभ, वो नहीं मिल पा रहा था और साथ ही साथ उनको खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है और उन्होंने इस बात को तो नकारा है कि इस तरह का कोई नियम नहीं आया जिससे कि श्रम विभाग बीच में आए, क्योंकि खाद्य विभाग ही अधिकृत है और अधिकारियों ने अगर जानकारी दी है सी तो गलत दी है। इस बात को स्वीकारा माननीय मंत्री जी ने भी। और दूसरी बात यह है कि जो राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं उन राशन कार्ड को जल्द से जल्द सरकार बनाए और विभाग बनाए, ये मैंने मांग रखी है। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें लोक सेवा गारंटी की योजना के अंतर्गत इसके स्कीम के अंतर्गत समय सीमा होती है, लेकिन समय सीमा से बाहर काफ़ी सारे राशन कार्ड पहुंच गए हैं। तो इस पर उन्होंने कहा जल्द ही इस कार्यवाही को वो पूरा करेंगे। अवश्य मैंने इस बात को रखा है कि जो इसमें ढिलाई करते हैं और जनता के हित की जो कार्य हैं उसमें अगर शासन की योजनाओं पर ठीक से बात नहीं करते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं, गुमराह करते हैं, तो मैंने अपनी ओर से मांग रखी है कि उसको उनके ऊपर जो है वो जांच भी होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैंने इस बात का भी उल्लेख किया कि इस विभाग के सचिव भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर अधिकारी लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे तो इससे जनता को समस्या आती है। तो इस बात को मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा। तो जब नहीं होता है तो विधायक बोल रहा है तो आप करिए ना, आप फ़ोन नहीं उठाते, तो बहुत सारी बातें माननीय मंत्रीगण नहीं जानते, इसलिए उनकी नॉलेज में आपने बहुत कुछ। देखिए, छत्तीसगढ़, हम सब लोग छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ को क्या हम कोकीन, माफिया, गांजा, चरस, अफीम, शराब में डुबो देंगे? और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अफीम, गांजा, चरस और शराब पकड़ी जा रही है,
वो इस बात को सिद्ध करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में पकड़ा जा रहा है। सरकार ने बैरियर्स लगाए हैं, बैरियर्स लगने के बाद भी ये क्यों नहीं रुक रहा है? और मैंने तो कि अब छत्तीसगढ़ के जो नौनिहाल हैं उनको 5 डिब्बों में कप में शराब पिलाकर उनकी आदत खराब की जा रही है। और मैंने अपने क्षेत्र के भी कुछ नाम बताए कि इन्हीं एरियो में खुली शराब बिक रही है। तो आज छत्तीसगढ़ पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और ये सरकार नवा छत्तीसगढ़ की बात करती है, तो क्या ऐसे ही नवा छत्तीसगढ़ बनेगा? क्या 2500 रुपये हम किसानों को दे रहे हैं तो उनके बच्चों को क्या इसमें बर्बाद करने के लिए हम दे रहे हैं? आज छत्तीसगढ़ में माफियाओं का राज हो गया है। आज छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं है। हम महिला दिवस मना रहे हैं और उस समय 20,000 स्व सहायता समूहों का रेडी टू ईट का अधिकार हम छीन रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में हमने कहा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बंद कर देंगे, छत्तीसगढ़ में हम पुनर्नियुक्ति नहीं देंगे, छत्तीसगढ़ में हम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू नौकरी नहीं देंगे। आज ये सरकार जो है ये पलटू राम सरकार है। इन्होंने जितना कहा था वो पूरा नहीं कर रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सब आंदोलनरत हैं। तो ये सरकार जो है ये छत्तीसगढ़ को आगे नहीं ले जा रही है, ये छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रही है, छत्तीसगढ़ की संसदीय परंपराओं को तोड़ रही है, छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र को तोड़ रही है। और छत्तीसगढ़ ने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की बात की थी। छत्तीसगढ़ के मैंने 4 पत्रकारों के नाम लिए जिन पत्रकारों को जेलों में डाल दिया गया सरकार के खिलाफ लिखने के कारण। एक पत्रकार का तो घर ऐसी जगह पर बना हुआ था जहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, उसके घर को तोड़ दिया गया। तो यही क्या पत्रकार सुरक्षा कानून है? ये सरकार जो है वो तानाशाही की सरकार है, ये सरकार मनमौजी सरकार है, ये सरकार सिर्फ पैसा कमाने के लिए छत्तीसगढ़ के भविष्य को बर्बाद कर रही है। ये मैंने अभी अपने अभिभाषण में प्रमुख बात कही है। वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ कहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नियम कायदा कानून नहीं चलता, उसको हम कहते हैं कि वो चूचू का मुरब्बा है, वहाँ जो चाहे सब कुछ कर सकता है। कलेक्टर की नियुक्ति अगर ठेके में होगी, एसपी की नियुक्ति ठेके में होगी, थानेदारों की नियुक्ति ठेके में होगी, मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा, मंत्री की विधायक नहीं सुनेगा, विधायक के अधिकारी नहीं सुनेंगे। विधायक आरोप लगाएगा कि कोई मंत्री मेरी हत्या करना चाहता है, कोई विधायक जो है उसके पति अगर अवैध रेत को पकड़ते हैं तो उनके खिलाफ में एट्रोसिटी एक्ट लगाकर उनको जेल में डाला जाएगा। एक विधायक अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर और स्कूटी में आती है, तो ये कोई सरकार थोड़ी है। ये तो जैसे मुरब्बे में हम किसी चीज़ को बनाने के लिए और उसमें नमक मिर्ची उसमें मीठा सब डाल देते हैं और एक हम कचूमर हम बना देते हैं, वैसे ये सरकार चूचू का मुरब्बा है। ये नियम कायदे कानून से चलने वाली, नैतिकता पर चलने वाली सरकार नहीं है, ये भगवान भरोसे वाली सरकार है। देखिए, पलायन नहीं है, हम विपक्ष में हैं। विपक्ष का काम चौकीदारी करना है, विपक्ष का काम नियम कायदे कानूनों का पालन करवाना है, विपक्ष का काम संसदीय मर्यादाओं का, संसदीय परंपराओं को जीवित रखने का काम है। और ये सरकार पूरी तरह संसदीय मर्यादाओं को, संसदीय परंपराओं को तोड़ रही है। आज तक राज्यपाल का अभिभाषण कभी भी 2 दिन से कम उस पर चर्चा नहीं हुई है। और जब कोरोना समाप्त हो गया तो सत्र बढ़ाकर राज्यपाल का अभिभाषण पर 2 दिन चर्चा हो सकती है। अगर वो आज उनको आवश्यक था सप्लीमेंट्री बजट लेना, तो सप्लीमेंट्री अनुपूरक बजट को वो आज ले लेते और कल राज्यपाल के अभिभाषण को ले लेते, तो हम उसमें शामिल होते। जो संसदीय परंपराओं को, तो सरकार अपने बिजनेस को, अपने काम को करने के लिए संसदीय परंपराओं को तोड़े, तो विपक्ष का काम है उसको बचाए रखना। और इसलिए हमने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। बजट जो है ये ढकोसला साबित होने वाला है, क्योंकि पिछले 3 बजट का 25% पैसा भी विकास के कामों में खर्च नहीं हुआ है, कोई योजनाओं में खर्च नहीं हुआ है। जो सरकार का पैसा है वो अनप्रोडक्टिव काम में ज़्यादा खर्च हो रहा है, प्रोडक्टिव काम में खर्च नहीं हो रहा है। ना सड़क बन रही है, ना बिजली का प्रोडक्शन बन रहा है, ना सिंचाई की व्यवस्थाएं हो रही हैं, ना किसानों के खेत में पानी पहुंच रहा है, ना लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट होगा, ये बजट भी सिर्फ ढकोसला होगा, एक जगलरी होगी। इस बजट से छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है।
पूरे प्रदेश में साइबर क्राइम जिस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, और न केवल साइबर क्राइम बढ़ रहा है, अपराध के नए नए तरीके से छत्तीसगढ़ में अपराध हो रहा है, अपराध गढ़ बना है। पहले जुआ, सट्टा, चोरी से परेशान थे, रायपुर में दिन दहाड़े चाकूबाजी की रोज की घटनाएं से परेशान थे। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आज ध्यानाकर्षण के माध्यम से ये सब बातें चर्चा में आई हैं, साइबर क्राइम अपने आप में एक बहुत अपराध हो गया, और उसके लिए जो नेटवर्क और जो सिस्टम बनाया गया था वो पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया है। आज इस सारे विषयों को पूरी गंभीरता से विधानसभा में सभी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। हम लोग गए थे अनियमित कर्मचारियों से मिलने, और नेता प्रतिपक्ष और मैं, आज ये स्थिति है कि लाखों अनियमित कर्मचारी घुटनों के बल चल के सरकार को घुटने में लाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है, चुनाव जीतने के लिए जितने अनाप शनाप घोषणाएं होती रही, जितने अनाप शनाप बातें करते रहे और हर बात में हाँ बोलते रहे, ये सारे दैनिक वेतन कर्मचारी, जो अनियमित कर्मचारी, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी, उन सब को इन्होंने वादा किया था कि 10 दिन के अंदर उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। रेगुलर तो नहीं हुआ, रेगुलर तो करेगी नहीं सरकार। सबसे बड़ा घातक चीज़ ये हो रहा है कि उन सब की छटनी होना शुरू हो गया है, नौकरी से निकाल देने का काम हो रहा है, और आज प्रदेश व्यापी आंदोलन उनका चल रहा है। लाखों कर्मचारी बस्तर से सरगुजा तक सरकार के विरोध में, सरकार के विरोध में एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इस उनका संकल्प है कि सरकार ने यदि उन्हें रेगुलर नहीं किया तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और आज उनके संकल्प शक्ति को देख के मुझे लगा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इनका आंदोलन और उग्र होगा। देखिए, जीडीपी का ग्रोथ जो होता है या जीडीपी का जो मापदंड होता है, और हम उस जीडीपी को जब उत्पादन अच्छा होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अपने आप बढ़ता है। इस बार भगवान की दया रही, क्रॉप अच्छा रहा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, और उत्पादन खास तौर से जीडीपी के लिए दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर का महत्व होता है, इंडस्ट्री सेक्टर का उपयोग। ये 2 सेक्टर में ग्रोथ है कुछ, और अन्य सेक्टर में हम पीछे हैं। बजट इनका 3 साल का, ये तीसरे साल का समय निकल गया है, 3.5 साल होने जा रहा है। आज इस बजट में जो अधोसंरचना के निर्माण के लिए, विकास के लिए, सड़कों के लिए, पुल पुलिया के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, इनके लिए क्या योजना बनती है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि इन सारी योजनाओं को पीछे ढकेल दिया गया, और इस योजना में कभी महत्व नहीं दिया गया। करीब मुख्यमंत्री जी की बात शुरू होगी, गौठन से शुरू बात करेंगे और गाय की बात शुरू करेंगे, गरबा गुरुआ नरवा बारी में ख़त्म कर देंगे और सिर्फ किस्सा कहानी बता के ख़त्म करेंगे। छत्तीसगढ़ को विकास के अंधे रास्ते की ओर ले जाने वाला विकास है, और ये छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित रूप से कल बजट के आने के बाद मैं बाकी डिटेल चर्चा करूंगा। अभिभाषण दिया था, उसमें कृतज्ञता प्रस्ताव आज लाया गया सत्ता पक्ष की ओर से। भाई संत नेताम प्रथम वक्ता के रूप में उन्होंने अपनी बात कही, शासन की नीतियों के बारे में जानकारी दी, और हमारी सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा रही है। हमारे अन्नदाता, हमारे आदिवासी भाई, हमारे अनुसूचित जाति के भाई, हमारी महिलाएं, आज महिला दिवस भी है, और चाहे व्यापारी हो, व्यापार का क्षेत्र हो, उद्योग के क्षेत्र हो, समावेशी विकास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। गोधन न्याय योजना की भी प्रशंसा राज्यपाल महोदया ने की। तो आज विधानसभा राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किए, और कल
फिर बजट प्रस्तुत होगा। सबसे छोटा अनुपूरक था, क्योंकि जो एक तो जो शहीद स्मारक जो बनाना है अमर जवान ज्योति, उसके लिए भी बजट में, और जो केंद्र सरकार से जो राशियाँ आती है उसके प्रतिपूर्ति के लिए वो बजट में लाया गया, जो हमेशा होता है, लेकिन ये सबसे छोटा था। हंटर की बात आपने दोहराई, 2 बार एक हंटर की चर्चा एक तरह से सदन में। आज जो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास, न किसान का है, न नौजवानों का है, न आदिवासियों का कोई मुद्दा इनके पास है। तो इनके ये जो हंटर वाली जो हंटर लगा के गई हैं, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बहुत आक्रामक हैं, और वो आक्रामक तेवर दिखाते दिखाते इनका लाइन लेंथ सब बिगड़ गया है। देखिए, सब्सिडी जो है, ये सब्सिडी के ये लोग खिलाफ में हैं। किसानों को कोई छूट नहीं मिलना चाहिए, ये इनके जिन्स में है, और इसीलिए किसानों के किसी प्रकार की सहायता के विरोध में हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको हम प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। हमारे राजीव गांधी जो न्याय योजना है वो प्रोत्साहन का है, वो इनपुट सब्सिडी बोल रहे हैं, तो जितना मेहनत कर रहे हैं उसको उतना राशि मिल रहा है। और इसी कारण से देखिए कि हमारी सरकार आने के बाद ये 60-70 लाख मीट्रिक टन से अधिक कभी गए नहीं, हम 98 लाख मीट्रिक टन तक गए हैं। किसानों की संख्या 15 लाख थी, अब बढ़ के 22 लाख हो गया। तो ये रकबा भी आप देखेंगे 22 लाख था, वो 30 लाख हेक्टेयर हो गया। तो कृषि के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। जो जंगल के क्षेत्र है, हम 61 प्रकार के लघु वनोपज खरीद रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, लोगों के आय में वृद्धि हुई। तेंदुपत्ता 2500 के बदले 4000 प्रति मानक बोरा के दर से। तो इस कारण से वहाँ के जनजीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। वहाँ के लोग भी, गांव के आदिवासी भाई मोटरसाइकिल ले रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं। तो सारे अब वो सारी चीज़ें जो सपना देखते थे, अब हमारी सरकार आने के बाद वो साकार हो रहा है। देखिए, अब एग्जिट पोल किए हैं तो वो मेहनत किए हैं, लेकिन आज जनता के मन की बात जान लेना इतना आसान नहीं है। वोट डाल के आते हैं, लेकिन आपको बताएंगे कुछ और। तो मैं समझता हूँ एग्जिट पोल, अब वो जो रिकॉर्ड किए हैं, जिनसे पूछे हैं, वो जो बताएं उसके आधार पे वो असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो आंकड़े थोड़े से हैं। सैंपल तो सैंपल जैसे होता है, लेकिन सैंपल से इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसके बारे में कैसे आप बता सकते हैं। यदि पंजाब की बात करें तो उसमें कई रीजन है, तो अलग अलग रीजन, अलग अलग क्षेत्रों में तो अलग अलग लोगों की भावनाएं होती हैं, तो उसके आधार पे आप आकलन करना होगा। मैं समझता हूँ कि आम जनता की बात पहले जैसे नहीं है कि वो तुरंत समझ जाएं। वो लोग भी उसी प्रकार के बातें करते हैं जो लोग समझ ना पाए। सर, अजय चंद्राकर जी ने जब उद्बोधन दिया राज्यपाल के अभिभाषण में, और उसके ठीक पहले ब्रजमोहन जी ने, तो दोनों का जो विषय था उसमें एक पंक्तियां, जैसे ब्रजमोहन जी ने शराब के मसले को लेकर और तमाम खनिज पदार्थों को लेकर ये कह दिया कि हर एक पे कमीशन है। एक दूसरा, अजय चंद्राकर जी ने ये कह दिया कि तंत्र पर संवैधानिक इतर संस्थाओं या तत्वों। देखिए, ये वेग में कुछ कह देना, ये तो कोई भी बोल देता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन सवाल इस बात का, आपके पास कोई तथ्य है सामने लाइए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जितना कार्रवाई हमारे शासनकाल में हुआ, ये तो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। यहाँ तो एडीजीपी लेवल के लोग जेल में, ये कभी हिम्मत कर पाते थे क्या? कार्रवाई होती है हमारी सरकार में, बड़े से बड़े अधिकारी कोई हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तथ्य तो लाए सामने, हम कार्रवाई करने के तत्पर हैं। सर, बजट भी कल पेश होने वाला है। हाँ, तो कल की बात कल, आज आपसे बात कर दूंगा तो आप ही लोग बोलोगे बजट लीक हो गया। महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण सरकार के द्वारा जो लिख के दिया गया, वास्तविक में उसके सत्यता से कोई सरोकार नहीं है। असत्य और झूठा कथन कराया गया। जो जमीन पर जो दिखनी चाहिए उनका विकास वो पूरे काल्पनिक। इस प्रदेश में
नई संस्कृति, जो नई कल्चर जो डेवलप हुआ है कांग्रेस के सरकार बनने के बाद में, और एक लाइन में यदि बोले कि चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है, आपके माफियाओं के जिस प्रकार से सरकार के संरक्षण, भूमाफिया, सैंड माफिया, शराब माफिया, कोयला माफिया, खनिज माफिया, आज अधिकारी सुरक्षित नहीं है इन माफियाओं से, और लगातार अधिकारी के ऊपर वार हो रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी सुरक्षित नहीं है। अंबिकापुर में अग्रवाल जी है, प्रेस क्लब ले लूँगा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष अग्रवाल जी हैं, उनके ऊपर उनको डराया धमकाया गया और वहाँ के नगर पंचायत के द्वारा उनको नोटिस थमा दिया गया। यदि ये बिल पास हो जाती पत्रकारों का संरक्षण वाला, तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। लेकिन आखिर 3 साल के बाद भी मुख्यमंत्री इस बिल को क्यों नहीं लाना चाहते कि पत्रकार हमारा सुरक्षित हो? और जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है तो पूरा प्रदेश सुरक्षित नहीं है। आज लगातार घटनाएं जो घट रही है, और ये छत्तीसगढ़ अपराध में पूरे हिंदुस्तान में जो दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर स्थान बना रही है, इसका श्रेय है तो कांग्रेस की सरकार को है। और इसलिए ये जो अभिभाषण कुल मिलाकर के दिखाने के लिए है, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास ठप हो गया है और इस प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिए हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का हम लोगों ने विरोध किया है। मुख्यमंत्री बार-बार भट्टरवाली का जिक्र कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रभारी का जितना नाम हम नहीं लेते उससे ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री लेते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि भाजपा के प्रभारी का नाम यदि प्रदेश के मुखिया करे और मुख्यमंत्री करे, मतलब उनकी गंभीरता छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। नशे का अवैध कारोबार, जिस प्रकार से यहाँ पर एक कॉरिडोर बन गया है, अवैध शराब की मंडी बन गई है, गांजे की अवैध तस्करी के कॉरिडोर बन गया है, और पूरे देश में सप्लाई छत्तीसगढ़ उसका एक स्थान बन गया है। आज छत्तीसगढ़ के खास करके युवा का जो भविष्य है सबसे ज़्यादा संकट में है। यदि विकास की हम बात करते हैं तो ये सेकेंडरी है, सबसे पहले युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। और अवैध नशे के जिस प्रकार से शिकार हो रहे हैं, उसके जाल में फंसते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भविष्य उस समय आने वाले समय में अंधकार में दिखाई दे रहा है। जो सोर्स है और डेस्टिनेशन है वो आपके या पार्टी या सहयोगी है। नारकोटिक्स ब्यूरो को आप कहेंगे कि उड़ीसा जाए, वहाँ पे कार्रवाई करें, बड़ी कार्रवाई करें। देखिए, दूसरे प्रदेश में हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने प्रदेश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर छत्तीसगढ़ में इनके बॉर्डर में पुलिस लगे हुए हैं, इनके सारे बैरियर लगे हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में उड़ीसा से लेकर के आखिर अंबिकापुर कैसे पहुंच रहा है? ये जब तक सरकार की मिली भगत नहीं होगी, इनके अधिकारियों की नहीं होगी, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इनके संरक्षण प्राप्त जो अवैध तस्करी के जो माफिया हैं, उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बातों का 2 दिन भी असर नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो रेत माफिया है जो निकाल रहे हैं उनको 2 बंद कर देंगे, 2 दिन दिखा उसका प्रभाव, और तीसरे दिन से अवैध तस्करी, अवैध धंधा शुरू हो गया। इसके बाद में गांजे के संबंध में उसी प्रकार की स्थिति आ रही है, शराब के संबंध में स्थिति आ रही है। आखिर मुख्यमंत्री के बात को गंभीरता से प्रदेश में क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब तक संरक्षण प्राप्त लोग उनके रहेंगे, तब तक उनके बात को गंभीरता से कोई नहीं लिया जाएगा। और ये संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा अवैध काम पूरे उनके जुम्मे है, और केवल उसका काम है वसूली करना, और वसूली करके न जाने कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हैं। इसके कारण छत्तीसगढ़ जो आने वाले समय में और जो आज जो स्थिति देख रही है, सबसे ज़्यादा अवैध नशों के कारोबार के मंडी बन गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर सबूत मिलता है तो एडीसी तक वो जेल भेज देते हैं। आपकी सरकार में उतना हो भी नहीं सकता। हमारे सरकार में तो कभी दिखता ही नहीं था कि इस प्रकार से अवैध रूप से इतनी हिम्मत लोगों की हो और ला करके यहाँ पर वो व्यवसाय करे। आज तो कोई लोग डरना बंद कर दिए हैं, और सबसे प्रमुख कारण वही है कि लोग नहीं डर रहे, अधिकारी बल्कि भयभीत है। जो तस्करी करने वाले भयभीत नहीं है। गांजा में पकड़ने जा रहे हैं तो अधिकारी को मार पड़ रही है, आपके रेत के घाट में जा रहे हैं तो अधिकारी आज सुरक्षित नहीं है। और जब अधिकारी सुरक्षित नहीं होगा तो कार्रवाई कैसे होगी? ये तो दिखावे के लिए 2-4 कार्रवाई हो जाती है। मुख्यमंत्री जी लगातार यूपी
कल का इंतज़ार कीजिए, परसों आपको छत्तीसगढ़ मॉडल यूपी में दिख जाएगा। कांग्रेस का क्या हस्र होने वाली है, लगातार एग्जिट पोल में लोग बता रहे हैं। और इनके जाने के बाद सीट घटने वाली है, सीट बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि असम का भी हम लोगों ने देख लिया है, जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा ढार। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ भी गए हैं कांग्रेस के सीट नहीं बढ़ाए हैं, कम करके आए हैं। बजट को लेकर के एक नई उम्मीद जगती है लोगों में। लोगों की एक आकांक्षा होती है, एक सपना होती है कि इस बजट के माध्यम से हमारे लिए कुछ ना कुछ बजट में लेकर के आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर कर्मचारियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, संविदा कर्मियों की बात करें, अनियमित कर्मचारियों की बात करें, ये 3 बजट इनका प्रस्तुत हो गया और ये चौथे बजट प्रस्तुत होने वाली है। लेकिन ये बजट प्रस्तुत होने के पहले ही ऐसा लगता है कि जो लोगों में एक उत्साह दिखना चाहिए, प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का संचार होना चाहिए, जो ऊर्जा देखनी चाहिए, कहीं बजट को लेकर के चर्चा नहीं है। और उसका कारण है कि इस बजट में लोगों को कुछ मिले, ये उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि बजट का अधिकांश जो भाग है वो कर्जे में चले जाएगी, ब्याज की राशि पटाने में चले जाएगी, तनख्वाह में चले जाएगी। लेकिन जो लोगों के लिए योजनाएं बननी चाहिए वो धरा का धरा रह जाएगा। आज आपत्ति की जब सरकार ने बीच में बोला कि आउटडेटेड मॉडल इकोनॉमिक। देखिए, राज्यपाल के भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी को टोकते हुए अजय चंद्राकर जी ने कहा कि किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही है वो गलत है, किसानों को सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। एक बड़ी बात है, सरकार आज जो किसानों को हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दे रहे हैं या सब्सिडी दे रहे हैं, उससे किसानों की हालत सुधर रही है। और ये उच्च स्तर पर विचार विमर्श करने के बाद, बड़े इकोनॉमिस्ट लोगों से चर्चा करने के बाद डायरेक्ट किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए, जो अच्छा प्रोत्साहन राशि है उनको मिलनी चाहिए। तो उसका विरोध आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने कर दिया। तो ये तो किसान विरोधी लोग हैं और किसानों को खुश देखना नहीं चाहते, इसलिए इस तरह की वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। देखिए, कर्ज तो हम ले रहे हैं किसानों के लाभ के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के भलाई के लिए। आप देख लीजिए, हमारा जो जीएसटी का पैसा था, वेट तो इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, वेट जो राशि मिलती थी स्टेट को, और जीएसटी का राशि आप वसूल ले रहे हैं। उसके बाद में केंद्र सरकार कह रही कि जीएसटी के बदले आप कर्ज ले लीजिए, तो उसी के अनुरूप हम लोगों ने कर्ज लिया है। हमारी जो खर्चे हैं, किसानों का काम है, हमारे प्रदेश के विकास के काम है, आखिर आएगा कहाँ से? हमारे जो राशि है केंद्र से नहीं मिल रहा है, इसलिए कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ रही है, जो एक निरंतर प्रक्रिया है। तो पता चलेगा, बजट तो अच्छा ही रहेगा। मुख्यमंत्री जी का आज का भाषण प्रत्युत्तर था, न कि सरकार के नीति कार्यक्रमों पर, आगामी योजनाओं पर उन्होंने बातचीत की। और प्रत्युत्तर में भी जो मुख्य विषय थे उसकी ओर उनका ध्यान नहीं था। छोटी छोटी बातें, राजनीतिक बातें, इन पर बोलते रहे। हमें अपेक्षा थी कि अब चुनाव के साल जा रहे हैं तो शायद राज्यपाल के अभिभाषण में अच्छी बातें कहलवाएंगे और अच्छी बातें होंगी, पर विपक्ष के बातों का उत्तर देने में ही पूरा समय उन्होंने निकाल दिया, कोई काम की बात नहीं की। अच्छा, इसके अलावा आपने एक सवाल भी उठाया इकोनॉमिस्टों का जिक्र करते हुए कि जो किसानों को पैसे देने की मांग करता है, आपने कहा कि ये आउटडेटेड मॉडल है। उसका और मेरा दोनों का, उनका या मेरा दोनों का, या कांग्रेस या भाजपा की समझ की बात है। मैंने पूरे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की बात की कि सब्सिडी आधारित जो राज्य हैं वो विकास कभी नहीं कर सकते, उद्यमिता उसकी ख़त्म हो जाती है। तो इनके पास उसका कोई मुद्दा नहीं है, वो जोड़ देते हैं किसानों की ओर। मैं तो किसान हूँ, मैं तो जानता हूँ कि क्या किया। अभी 2 बार रबी फसल एमएसपी में खरीदेंगे बोले, अभी खरीदेंगे, क्या व्यवस्था है बताना चाहिए उनको। रबी फसल में पानी गिरा, खरीफ में पानी गिरा, कितने लोगों को क्षतिपूर्ति दी, इसी साल की बात करें, बात की बात छोड़ दें। तो एक किसान को उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना लिया, किसान किसान किसान। और संकीर्णता कितनी है,
भाजपा के लोगों को नाम जारी करते हैं कि साहब इन लोगों ने इतने धान बेचा, जैसे वो खाद्य मंत्री के घर से पैसा आ रहा है भाजपा वालों के लिए, या हम लोग छत्तीसगढ़ के आदमी नहीं हैं। तो ये संकीर्ण सरकार है। ठीक, मैं सोचा ठगी वाले